अच्छा जी, सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा था रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट एंड मोशन में हमने क्या पढ़ा था? आपके पास सबसे पहली जो डेफिनेशन थी वो थी सराउंडिंग की। अब सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? आपके इर्द गिर्द जितनी चीजें हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं कि वो आपका सराउंडिंग्स है। आपके इर्द गिर्द चेयर्स हैं, बेड है, सोफा है और एलसीडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके आपके सराउंडिंग्स में मौजूद है, आपके इर्द गिर्द मौजूद है, आपके नेबरहुड में है, आपके दाएं बाएं ऊपर नीचे, वो सारी चीजें आपका क्या कहलाती हैं? सराउंडिंग्स। अब अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो हम कहते हैं कि वो बॉडी रेस्ट में है, वो बॉडी मूव नहीं कर रही, यानी बॉडी रेस्ट में है। और अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करे तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो मोशन में है। तो उसके बाद हमने जो था वो टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में 2-3 बार स्टडी किया है, जिसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास कौन सी टाइप आ जाती है? ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। अब होता क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन में हमने कहा था जी बॉडी जो है वो एक लाइन के अलोंग मूव करती है रोटेट किए बगैर, एक स्ट्रेट लाइन में। अब वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और लाइन कर्व भी हो सकती है। स्ट्रेट का मतलब मैंने आपको बताया था जी, लाइन जो है वो आपके पास लाइक इस तरह भी हो सकती है स्ट्रेट लाइन, और लाइन आपके पास इस कर्व शेप में भी हो सकती है, इसको कर्व बोलते हैं। तो कर्व पाथ में भी लाइन हो सकती है। तो अगर इन दोनों रास्तों के अलोंग कोई भी मोशन होगी तो हम उसे कहेंगे कि वो ट्रांसलेटरी मोशन है। अब ट्रांसलेटरी मोशन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, एक लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। तो लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलोंग चले, ये वाली लाइन के अलोंग, तो उसे हम कहेंगे कि इसकी मोशन जो है वो कौन सी है जी? लीनियर मोशन है। अगर बॉडी इस कर्व पाथ के अलोंग मूव करे तो हम कहेंगे इसकी मोशन रैंडम मोशन, सर्कुलर मोशन है, यानी सर्कल के अलोंग। लाइक ये एक आपका एक सर्कल, तो अगर कोई बॉडी सर्कल के अलोंग मूव करेगी तो हम कहेंगे बॉडी की मोशन सर्कुलर मोशन है। और अगर कोई बॉडी कोई पाथ को फॉलो नहीं करती, इरेगुलर मोशन करती है, डिसऑर्डर्ड मोशन करती है, तो उसे हम कहेंगे कि वो आपके पास रैंडम मोशन है। तो ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर्स में 2-3-4 बार बल्कि रिवाइज कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास जो मोशन की टाइप आती है वो थी रोटेटरी मोशन। उसमें मैंने आपको बताया था जी, पहले एक्सिस पढ़ेंगे हम। एक्सिस क्या होता है? तो एक्सिस एक ऐसी लाइन है जिसके गिर्द बॉडी क्या करती है? रोटेट करती है। लाइक ये अगर एक व्हील है तो इस व्हील में ये वाला जो पॉइंट है ये इसका एक्सिस है, क्योंकि इस पॉइंट के गिर्द बॉडी क्या करेगी? रोटेट करेगी। इसी तरह ये फुटबॉल है तो इसका जो सेंटर है वो भी आपके पास क्या है? इसका एक्सिस है। इसी तरह ये स्टीयरिंग व्हील दिखाया गया है गाड़ी का, इसमें भी आपके पास ये जो सेंटर वाली लाइन है इसको हम एक्सिस कहते हैं। तो कोई बॉडी जब अपने एक्सिस के गिर्द स्पिनिंग मोशन करती है, मूव करती है, तो हम उसकी मोशन को कहते हैं कि इसकी मोशन रोटेटरी मोशन है। मतलब द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई थी जी, आपके पास जो जमीन है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, तो उसकी मोशन भी आपके पास कौन सी है? रोटेटरी मोशन है। लास्ट में था हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन। कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करे तो हम कहते हैं उसकी मोशन वाइब्रेटरी मोशन है। तो लाइक ये देखेंगे एक वॉच है और ये इसका पेंडुलम है, तो अभी ये बिल्कुल अपनी मीन पोजीशन पे मूव नहीं कर रहा, तो ये जो पोजीशन है इसकी, ये कौन सी पोजीशन होगी? मीन पोजीशन। अब जैसे ही 12-1-2 बजे, जब मतलब पूरा जब टाइम हो गया तो क्या होगा? ये पेंडुलम मूव करना शुरू कर देगा ऐसे, राइट लेफ्ट आगे पीछे। तो इसकी ये जो टू एंड फ्रो मोशन है इसको हम कहते हैं कि ये कौन सी मोशन है? वाइब्रेटरी मोशन है। और वाइब्रेटरी मोशन से रिलेटेड आप लोग जब 10th क्लास में जाएंगे तो 10th क्लास में पहला चैप्टर मुकम्मल तौर पे वाइब्रेटरी मोशन के ऊपर है। उसमें हम बच्चों को यहीं से बताते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन आप 9th क्लास में पढ़ के आए थे, उसी को हम आगे जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसमें आपने ये झूले वाली एग्जांपल ली, स्विंग में बच्चा जो बैठा हुआ है, इसके बाद ये सीसा वाली एग्जांपल देखी थी हमने। तो ये सारा कुछ हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो कुछ बच्चे नए शामिल हो रहे हैं हमारे साथ, तो ये मकसद सिर्फ ये है कि वो उनको कुछ मुश्किल ना लगे, तो वो भी साथ साथ जो है वो इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करते जाए, क्योंकि बड़ा इजी सा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है।
डायग्राम्स इसमें बड़ी अच्छी अच्छी बनी हुई है। उसके बाद हमने पढ़ा था जी स्केलर्स एंड वेक्टर। हमने कहा था फिजिक्स में हमारे पास कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बतानी पड़ती है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 ये एक्सेट्रा, ये सारी आपके क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और अगर ऐसी क्वांटिटी जिसमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बतानी पड़े, उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। और इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई थी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये वाली एग्जांपल है। स्केलर्स आर मास, लेंथ, टाइम। मतलब मास में आपको डायरेक्शन बतानी नहीं पड़ती, आप सिंपल बताएं 5 किलोग्राम तो मतलब क्लियर। लेंथ 10 मीटर, बात क्लियर। टाइम 1 घंटा, बात क्लियर। स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी बात क्लियर। वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब, ये भी बात क्लियर। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज जिसमें आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएं और आपकी बात मुकम्मल हो जाए, उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं, वो आपके पास स्केलर क्वांटिटीज है। और इसके बाद आती है वेक्टर्स। वेक्टर्स वो है, मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ आपको जी मैं फोर्स लगा रहा हूँ, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स। तो अब ये मेरी बात मुकम्मल नहीं है। आप लोग पूछेंगे सर कितनी फोर्स लगा रहे हैं, मैं कहूँगा जी मैं 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ। अब 5 न्यूटन के बाद आपका अगला क्वेश्चन होगा सर आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, डायरेक्शन भी तो बताएं, सिंक बताएं, राइट राइट डायरेक्शन में है, लेफ्ट में है, ऊपर है, नीचे है। तो डायरेक्शन वहां पे मुझे जब तक मैं नहीं बताऊंगा तब तक मेरी बात मुकम्मल नहीं होगी। तो वो सारी क्वांटिटीज जिसमें आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़े मैग्नीट्यूड के साथ साथ, उनको हम कहते हैं वेक्टर्स क्वांटिटीज। ठीक है जी, ये था हमारा लास्ट लेक्चर तक का काम, जो मैंने अभी आपको सारा रिपीट करवा दिया है। इसके बाद हम अब आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे मसला ये है कि हमारे पास क्वांटिटीज तो हो गई दो, एक स्केलर्स और एक वेक्टर्स। तो अब इनको लिखने का तरीका क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। तो इसका आसान तरीका ये है कि स्केलर को तो हम सिंपल जिस तरह आम वर्ड्स लिखते हैं उसी तरह लिखेंगे, लेकिन जो वेक्टर्स क्वांटिटीज हैं उनको हम क्या करेंगे, ये देखें। पहला तरीका ये है कि आप उसको बोल्ड करके लिख दें। बोल्ड का मतलब है मोटा करके लिख दें, तो इससे शो हो जाएगा कि वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। फिर आप उस वैल्यू के ऊपर एरो डाल दें, तो वहां से भी हमें पता चल जाएगा कि वो वैल्यू कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी है या सिंपल उसके ऊपर लाइन लगा दें। ये देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास फोर्स है, तो मैं फोर्स को एक तरीका तो ये बोल्ड करके लिख लूं, लेकिन अमूमन हम कॉपी पे बोल्ड करके नहीं लिखते, पेज खराब हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल इसके ऊपर एक एरो डाल दूंगा मैं ऐसे, इसका मतलब है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अमूमन जब भी हम फिजिक्स में पढ़ेंगे हम ये वाला मेथड ज़्यादा यूज़ करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, उस सिंबल के ऊपर एरो डाल देंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा कि आपका ये जो क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, रेज योर हैंड्स।